नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक बात साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी ने देश से बहुत सारे वादे किए हैं। उन्होंने जो तस्वीर दिखाई है वो तो बड़ी मोहक है, लेकिन सवाल यह है कि वो वादे कैसे पूरे होंगे और सवाल ये पूछा जाएगा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपका परिचय करा दें। पीएल पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी आरएसएस के विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा आज प्रणब मुखर्जी। बड़ा ऐतिहासिक लम्हा भी था। प्रणब मुखर्जी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी की सरकार का एजेंडा बता रहे थे, सामने सोनिया गांधी भी सुन रही थी। बीजेपी को लगता है कि जिस उम्मीद से जनता ने वोट किया, सरकार उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, गवर्नेंस को सुधारना, तरुणाई की चिंता करना, रोजगार की चिंता करना, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा मंत्र है उसको पूरा करना, ये पूरे इस अभिभाषण का सार है। विपक्ष को राष्ट्रपति का पूरा भाषण ही व्यर्थ नजर आ रहा है। खासकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर इस भाषण में झूठ के सिवा कुछ देख नहीं पा रहे। वो बहाने की जरूरत है कि वो ये कहें कि बहुत से खड्डे थे यूपीए के जिसको कि हमें भरना पड़ा, कि जबकि एक साल के बाद हम उनसे सवाल करते हैं कि हुआ क्या बच्चू, तो वो कहेंगे कि इसको भरने में हम लगे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने अपने को बचाने के लिए कहा है। इसमें कोई सत्य नहीं है। सत्य और बीजेपी बहुत दूर है। यहाँ सवाल उठना लाजिम है कि इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन क्या संभव है। पिछली सभी सरकारों के अनुभव अच्छे नहीं रहे। सपने तो उन्होंने भी दिखाए थे, लेकिन सब दीवा स्वप्न की तरह आंखें खुलते ही उड़ गए। तो क्या मोदी इतने वादे पूरे कर पाएंगे? दरअसल चुनौती बहुत बड़ी है। इतने सारे वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि सरकार सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ रही है। अगर वो वादे करती है तो अपने मंत्रियों सचिवों से काम करने का कठोर संदेश भी देती है। इंतजार कीजिए, एक साल में आने वाले सालों का खाका साफ हो जाएगा। रीमा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। वो आंकड़े भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमने ये पड़ताल करने की कोशिश की है कि जो सपने दिखाए जा रहे हैं क्या वाकई वो पूरे हो सकते हैं, मुमकिन है। रोड मैप क्या होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अचीवेबल है या नहीं जो सपना दिखाया जा रहा है। यानी 24 घंटे बिजली, अभी कितनी खपत है, क्या डिमांड है और क्या प्रोडक्शन है। ये तमाम चीज़ें हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, वो भी आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीधे रुक करते हैं, चूंकि अभी तक हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी नहीं जुड़े हैं, इसीलिए राकेश सिन्हा जी आपके पास आते हुए, वादे एक तरफ, सपने एक तरफ, लेकिन इन सब के बीच एक हकीकत भी है। ये वही देश है जिसमें आज भी गरीबी की रेखा के नीचे कितना, हालांकि एक अलग बहस चली एक वक्त पर कि गरीबी की परिभाषा कितने रुपए पर किसी को गरीब हम माने, लेकिन फिर भी उन सब के बीच क्या ये जो सपना दिखाया जा रहा है, जीरो पॉवर्टी, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, जीरो टॉलरेंस टू विमेन इनसिक्योरिटी, सब मुमकिन है, हो जाएगा, जादू की छड़ी है? देखिए, अगर सपना नहीं देखें तो हकीकत भी नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि एक जो अंग्रेजी की कहावत है जिसे मैं हिंदी में बोलता हूँ, सपना देखना और विफल होना ज़्यादा अच्छा होता है कि प्रयास ही नहीं करना। इस सरकार ने जो आज राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उसमें पहले के अभिभाषण से एक बुनियादी अंतर आप देखिए। क्या पहला अंतर तो यह है कि यह भाषण में भारत की जो वास्तविकता है उसको उजागर किया गया है। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने क्या कहा है, अब तक के सभी अभिभाषण में और जो सरकार की नीतियां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो नीति रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ओवर इम्फेसिस था। पहली बार इस अभिभाषण में ये इम्फेसिस जो जोर है वो शिफ्ट कर गया रूरल सेक्टर पे और एग्रीकल्चर पर। उसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई, अर्बनाइजेशन पर जोर होता था, लेकिन अर्बनाइजेशन का एक नकारात्मक अर्थ होता था। इसमें पहली बार कहा गया कि जो रूरल ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपराओं को बचाते हुए शहरों की सभी सुविधाओं को गांव में देना, एक बहुत छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात देश की अस्मिता को बचाने वाली बात है। एक और इसमें मैं जोड़ूंगा, जैसे जनसंघ का पुराना नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। ये बहुत पुराना नारा था, और जो हकीकत है इस देश का, जब तक आप खेतों तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, हर हाथ को रोजगार नहीं देंगे, आज हर खेत को पानी और हर हाथ के ये सब कांग्रेस नहीं कहती थी। कांग्रेस
कांग्रेस के अभिभाषण, कांग्रेस तो गरीबी और कैसे किसान को एम्पावर करना है, कैसे सब कुछ गांव में पहुंचाना है, इसी पर उनके तमाम कांग्रेस के अभिभाषण का एक और मैं बताता हूं, अभी तक जितने अभिभाषण देख लीजिए, जो कि सरकार का भाषण होता है, उसमें जो एक बहुत बड़ी बात थी कि कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स को एड्रेस किया जाता है। हर अभिभाषण में एक सामुदायिक चेतना और अस्मिता को एड्रेस किया जाता था, जिसका लगाव कहीं न कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स पर होता था। इसलिए आज पहला अभिभाषण है जिसने डेवलपमेंट को एड्रेस किया है, और डेवलपमेंट भारतीयकरण के द्वारा डेवलपमेंट। पुनिया साहब, उस वक्त भी अभिभाषण के जरिए वोट पर ही नजर रहती थी। सिन्हा जी जो कह रहे हैं वो अपनी हिसाब से जरूर व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई किसी तकनीकी खराबी की वजह से पुनिया साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे और इसी सवाल का जवाब अपने दर्शकों को सुनाएंगे। तब तक मैं चाहती हूँ नीरजा जी आपका कमेंट इस पर। ये कंपैरिजन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, लेकिन इन सब के बीच कितनी ईमानदारी दिख रही है आपको इस अभिभाषण? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक इंटेंशन का सवाल है, वो तो बहुत खूब है। मतलब हर पहलू को एड्रेस किया है, एक आशा है इसमें। ये जो मुझे बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी आपने भी जिक्र किया, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तक हर परिवार के पास एक पक्का घर होगा, पानी का कनेक्शन होगा, टॉयलेट की फैसिलिटी होगी, और 24 घंटे बिजली आएगी। ये तो मतलब अगर 8 साल में कोई कर दे, ये अगर सपना है, इस तरफ हम बढ़ते हैं, ये तो बहुत भारी ऑब्जेक्टिव आज सेट किया है अगर इसके बारे में सीरियस हैं। मतलब वैसे तो मेनली अभिभाषण है, अभिभाषण तो सरकार की मंशा ही जताता है, प्रेसिडेंट का उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। उसमें ज़्यादातर जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, नरेंद्र मोदी की स्पीचेस थी या उनके इंटरव्यूज, मोटा मोटा वही है। लेकिन एक दो चीज़ें जहाँ की गोल्स सेट किए हैं उन्होंने, और जो आशा जगाई, और आशाएं तो नरेंद्र मोदी की एकदम जैसे कहते हैं थ्रू द रूफ चली जा रही हैं। अब कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, हाउ होगा कैसे, इसी बात को समझने की कोशिश राकेश जी से करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आंकड़ों के जरिए, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था, जरा आपको बताते हैं। बेटी बचाओ जैसे मुद्दे पर वो कहते हैं हम आपको बताएंगे कि बच्चियां कितनी मारी जाती हैं इस वक्त देश में। लेकिन उससे पहले जो वादा है, देखिए, जल्द काबू में होगी महंगाई। हकीकत यह है कि 2012-2013 में कितनी फीसदी थी महंगाई आपने देखी। 24 घंटे बिजली सप्लाई, ये कह रहे हैं वादे में नरेंद्र मोदी। आम दिनों में 42,428 मेगावाट की कमी महसूस की जा रही है। ये पूरे देश के डिमांड की हम आपको बात कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाएगा? वादा नंबर 3, हर घर में पेयजल, पानी हर घर में। 18 करोड़ 60 लाख घरों में आज भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। करना पड़ेगा इतना और। ये सब कुछ कैसे होगा? क्या सिर्फ महज 1-2 लाइन में सब कुछ कह देना काफी है? गरीबी कम नहीं, खत्म करेंगे, ये कहना है। 27 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये है हकीकत इस देश की। क्या वादे, क्या हकीकत, इसी में अगला। 2022 तक सबको पक्का घर। 2011 में 17.7 लाख लोग बेघर हैं। वादा, सभी राज्यों में IIT होंगे। देश भर में सिर्फ 16 IIT इतने वर्षों में हम स्थापित करवाए हैं। और अगर इन IITs की भी आप हालत देख लीजिए, कई जगहों पर प्रोफेसर्स की भी दिक्कत है और रिक्रूटमेंट की भारी किल्लत है। बहस हमारी लगातार जारी है और इस बात पर कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लेकिन निभेगा कैसे ये वादा, यही समझने की कोशिश है। इस बीच PL पुनिया साहब, अब आप सुन पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपने सवाल का आप जवाब दें। सवाल सिर्फ इतना था कि राकेश सिन्हा जी का कहना है कि कांग्रेस और उसके जितने भी अभिभाषण इससे पहले सरकार की तरफ से राष्ट्रपति ने दिए हैं, उन सब में ज्यादातर आप किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वहां पर भी वोट बैंक की राजनीति ही करते नजर आते थे। इसीलिए आप एक संपूर्ण विकास के एजेंडे तक कभी नहीं पहुंच पाए। आपका जवाब? देखिए, जो पहला अभिभाषण है किसी भी सरकार का, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो और चुनाव के नतीजे उसके ऊपर निर्भर करता है जी। और जो वर्तमान राष्ट्रपति का अभिभाषण है वो भी उसी तरह का है। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो जगह जगह पर अपने भाषण दिए, जो इनका मैनिफेस्टो में, वही सब चीजें हैं और कोई नई चीज नहीं है। और हमने भी जब भारत निर्माण की बात कही तो रूरल एरियाज में आपने कहा कि रूरल एरियाज को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। बल्कि UPA 1, UPA 2 सरकार का फोकस रूरल एरियाज का ही था। जब भाजपा की तरफ से 2004 में
जब शाइनिंग इंडिया का वो दिया था कैंपेन, तो उसका नतीजा ये निकला था और उसी के आधार पर हम लोग आए थे। और आप जो बता रहे हैं, आपने कहा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट का है, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब का, उसको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड ये देंगे, लेकिन जो सोशल स्टिग्मा, जो सोशल डिसेबिलिटी है उनकी, उसके ऊपर एड्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सबसे ज्यादा जरूरी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में, तो ये सोशल डिसेबिलिटी। पुनिया साहब एक सीधा सवाल आपसे करूं, इसका जवाब दीजिए। पुनिया साहब एक सेकंड पुनिया साहब, एक कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जो आपने डेडलाइन सेट करी हो और कहा हो कि 5 वर्षों बाद या 7 वर्षों बाद ये हम अचीव कर लेंगे? सॉलिड टर्म्स में बात हो रही है, पानी पहुंचाना, घर बनाना, या कुछ भी एक ऐसा जो टारगेट आपने सेट किया हो और वो अचीव किया हो, जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, आप टारगेट अचीव करने की कोई पाला वहां पर लाइन है और उसको छू के आना है, तो ये बात नहीं है। बल्कि जो एजेंडा है, जो कार्यक्रम थे, वो सिर्फ रिपीटिशन है। जो इंदिरा आवास योजना का था, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का था, पानी का मिशन था, सभी तो सब है, वही सब जो पहले के प्रोग्राम है, वही टोटल रेपिटेशन है। अब उसका भाव अलग है, एक उसमें मुहावरे ज्यादा हैं, 5 T's हैं और 3 B's हैं, 3 C's हैं, ये इस तरह के मुहावरे हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, अनंत चलने वाली योजनाओं से आगे बढ़कर मैंने आपसे पूछा कोई एक टारगेट जो आपने सेट किया हो। 100 डेज का रिपोर्ट भी आप ही की सरकार ने, मनमोहन सिंह साहब ने शुरू किया था, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें सुधांशु जी। मैं लौटूंगी सर, सुधांशु जी। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। जहां तक मुहावरे की बात है, तो वैसे चुनाव समाप्त हो गया, अब हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहते, पर मैं मुहावरे याद दिलाना चाहता हूं। 70 के दशक में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, और इनकी सरकार ने 2013 में कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून ला रहे हैं। 2/3 लोगों को अभी 2 जून का अनाज मैसर नहीं है। ये 43 साल बाद हुआ, तो डेडलाइन नहीं सेट होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि 40 साल तक चलता रहे और बात वहीं की वहीं अटकी रहे। अब इस पे आइए कि हम कैसे करेंगे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम करेंगे नहीं कह रहे हैं, हमने पिछले मौकों पे करके दिखाया है। जब हमारी सरकार आई थी 1998 में, याद कीजिए, उससे पहले 50 साल तक इस देश में सड़कें इस नाम पे नहीं बन पाई थी कि इतना बड़ा धन कहां से आएगा कि सारे देश में इतनी चौड़ी सड़कें बने, इसलिए बड़ी सुस्त रफ्तार से चलती थी। और ये कहा जाता था इतना भूमि अधिग्रहण कैसे होगा, ये अव्यवहारिक बात है, मगर हमने करके दिखाया उन 6 साल में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा। वो एक अलग बात है। रोजगार सृजन की जहां तक बात थी, नेशनल सैंपल सर्वे का डाटा है कि 98 से 2006 के बीच में 6 करोड़ 7 लाख रोजगार सृजित हुए, यानी हर साल 1 करोड़। और इन्होंने खुद माना कि 10 साल में ये 1 करोड़, वो हम उस पर नहीं जा रहे। तो हमने 1 करोड़ प्रतिवर्ष उस दौर में, जब हम पे आर्थिक प्रतिबंध भी लगे हुए थे पोखरण के एक्सप्लोजन के बाद, और हम कारगिल का युद्ध भी झेले थे, फिर भी हमने वो करके दिखाया। चाहे हमने गुजरात में आज भूजल का स्तर बढ़ा है, बाकी भारत में भले ही अधिकांश जगह कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में हमने उसी पीडीएस सिस्टम को, जिसको फेल मान लिया गया था ऑल ओवर इंडिया, और उस पीडीएस सिस्टम को ही यूज करके 90% लोगों को खाद्य सुरक्षा दी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो करके दिखाया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जनता को जो विश्वास हुआ, और वो जो हम कह रहे हैं, आप विश्वास मानिए, हमने पहले भी करके दिखाया और आज भी करके दिखाएंगे। सुधांशु जी, आप बहुत सारे आंकड़े आज पूरा याद करके आए हैं, और चलिए यही से बस मैं सामने एक प्रॉम्प्ट करने के लिए आपने पेपर भी रखा है जिसे आप आंकड़े पढ़ के आज बता रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है सुधांशु त्रिवेदी जी, दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि बहुत सारे जो वादे किए हैं उस पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2004 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद जनता ने आपको नकारा भी, फील गुड नहीं कर पाई थी जनता, आप दावा कर रहे थे।